श्वसन तंत्र हमारे शरीर में बाकी जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं और उनकी कार्यप्रणाली है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन ऑक्सीजन को बॉडी में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यह गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होता है। फेफड़े की जो इकाई है एल्वियोलाई, वहां पर यह गैस एक्सचेंज होता है। गैस एक्सचेंज कहाँ होता है? तो एल्वियोलाई में होता है। फेफड़ों की जो इकाई हैं, छोटे छोटे जो फेफड़ों में कोष्ठक के समान रचनाएं हैं, उनको एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई छोटे एयर सैक्स होते हैं जहां ऑक्सीजन ब्लड में इंटर करता है और CO2 ब्लड से बाहर निकल के एल्वियोलाई में आता है और फिर वो सांस की नली के द्वारा होते हुए नाक से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गैस एक्सचेंज फेफड़ों में अंतिम बिंदु पर जाके एल्वियोलाई पर होता है। थर्ड क्वेश्चन जो है अपना, वो वायु को गर्म और नम करने का काम कौन करता है? तो नेजल कैविटी जो होती है, ये जो नाक गुहा है अपनी, उसमें वायु को नम और गर्म करने का काम किया जाता है। नेजल कैविटी में हेयर और म्यूकस होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, वार्म और मॉइस्चन करते हैं। तो नेजल कैविटी याद रखना है। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? स्वर यंत्र जो ध्वनि उत्पन्न करता है, लैरिंग्स को कहा जाता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसमें वोकल कार्ड होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स में जो इससे संबंधित रचना है वोकल कार्ड, वो होता है। और यह वोकल कार्ड क्या करता है? यह वोकल कार्ड जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो है, जो अपना आंसर होगा वो होगा लैरिंग्स। लैरिंग्स है यहाँ पर, फेरिंग्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेकिया में सी शेप्ड रिंग किसके बने होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रेकिया में जो है वो इनकम्प्लीट या सी के आकार के छल्ले होते हैं। और ये मान लीजिए अपनी ट्रेकिया है इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके के छल्ले होते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं। और ये रिंग जो है बीच बीच में इस तरीके से हैं ताकि ये नली पिचके नहीं, चिपके नहीं आपस में। तो ये जो है हाइलाइन कार्टिलेज के बने हैं। ये विकल्प अपना सही है, हाइलाइन कार्टिलेज। ट्रेकिया के सी शेप्ड रिंग हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं जो इसे कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स यानी इसको सिकुड़ने से बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जो मुख्य भूमिका है वो है अपना हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक कैरी करता है। तो ये इसमें आयरन होता है और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों से लेकर सेल्स तक उसका परिवहन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। और इस क्रिया में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो मदद करता है। तो CO2 का 60 से 70% ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3- के रूप में होता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा बनता है। तो आरबीसी जो होती है हमारी, इसमें आरबीसी एक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और साइटोप्लाज्म का 90% हिस्सा पानी होता है। इस पानी में CO2 घुलती है तो H2O प्लस CO2 ये बनाता है H2CO3
H2CO3 कार्बोनिक एसिड है और यह कार्बोनिक एसिड आयोनाइज हो जाता है H+ में और HCO3- में। तो ये जो बनता है ये बाइकार्बोनेट है। इस तरीके से जो सेल्स से CO2 आई वो उसके पानी में घुली और कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड आयोनाइज हो गया तो H+ और HCO3- बनता है। अब RBC में ये जो अपना है CO2 का 60 से 70% ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा बनता है। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम RBC में होता है, ये याद रखना। इसलिए मैक्सिमम परिवहन RBC के द्वारा किया जाता है। तो वैसे तो प्लाज्मा में भी पानी है, वहां भी ये क्रिया होती है, लेकिन RBC में एक एंजाइम है जो इस क्रिया को यानी H2O और CO2 के रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देता है। इसमें कैटलिस्ट का काम करता है और परिणाम ये होता है कि H2CO3 बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी तेजी से बनती है। इसलिए 60 से 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्बोनिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो नेक्स्ट देखिए, डायाफ्राम के कंट्रैक्ट करने से क्या होता है। अब डायाफ्राम नीचे की पेशी है, यहाँ पर जो हमारी थोरेसिक कैविटी इस तरीके से बनती है, ये मान लीजिए, और यहाँ पर जो है वो लंग्स होते हैं, इस तरीके से 2 लंग्स होते हैं। यहाँ पर जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके नीचे एक पेशियों की पट्टी होती है, मसल्स की एक पट्टी है, ये डायाफ्राम कहलाता है। अब ये कंट्रैक्ट करता है, जब ये सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा तो इसका जो आयतन है वो इस तरीके से, ये जब अंदर की तरफ सिकुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इससे क्या है कि जो थोरेसिक कैविटी है इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा आके भर जाएगी, यानी अंतः शोषण की क्रिया होगी। तो डायफ्राम के कंट्रैक्ट करने से क्या होता है, डायफ्राम के कंट्रैक्ट करने से इनहेलेशन होता है, यानी जो अंतः शोषण की क्रिया होती है इसके कंट्रैक्ट करने से। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनहेलेशन होता है, डायफ्राम के कंट्रैक्ट करने से चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है और एयर लंग्स में इंटर करता है, यानी इनहेलेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए, एल्वियोलाई की वाल किसकी बनी होती है। तो जितनी भी आर्गन की इंटरनल कवरिंग है वो इपिथेलियम की बनी होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल कवरिंग, बाह्य और आंतरिक कवरिंग दोनों इपिथेलियम की बनी होती है। यहाँ पर एल्वियोलाई की जो वाल है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम की बनी है। तो एल्वियोलाई की थिन वाल सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से बनी है और पतली है, थिन है, इसलिए गैस एक्सचेंज को एफिशिएंट बनाती है, आसानी से गैस इसके आर पार हो जाता है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, सर्फेक्टेंट सेक्रेट करने वाली सेल्स कौन सी हैं। तो टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स सर्फेक्टेंट सेक्रेट करती हैं जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। तो जो कोलैप्स है, हमारी जो एल्वियोलाई हैं, जो मधुमक्खी के कोष्ठक की जैसी रचनाएं हैं, छोटे छोटे गुब्बारे हैं, वो फटे नहीं, कोलैप्स ना हो, इसमें जो है ये जो अपना टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स जो सेक्रेट करता है सर्फेक्टेंट, वो इसे बचाता है। तो एल्वियोलाई को भ्रष्ट होने से बचाता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बांधने वाला एलिमेंट कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आयरन से बनता है, ये आयरन है अपना। हीमोग्लोबिन के हर हीम ग्रुप में एक आयरन होता है। हीमोग्लोबिन स्वयं 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है और हर पॉलीपेप्टाइड में एक हीम ग्रुप होता है। तो इस तरीके से इसमें 4 आयरन होते हैं और ये एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बांधते हैं। तो इस तरीके से कुल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन से बंधता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का शेप जो है वो यस के आकार का होता है, यानी सिग्मॉइड होता है। सिग्मॉइड शेप
कोऑपरेटिव बाइंडिंग को दर्शाता है। अब ये किस तरीके की बाइंडिंग को दर्शाता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग को दर्शाता है। एक ऑक्सीजन बंधने से अगले के लिए एफिनिटी बढ़ती है, यानी कि एक बंध गया तो वो दूसरे के बंधने को सुगम बना देता है। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ये शब्द भी याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड होता है और ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, सिग्मोइड से कोऑपरेटिव बाइंडिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या दर्शाता है? पीएच का इफेक्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग पर क्या होता है ये बताता है। बोहर इफेक्ट के अनुसार पीएच कम होने पर, पीएच कम कब होगा? जब CO2 ब्लड में आके घुलेगी, H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, एसिड बनने से पीएच कम हो जाता है। तो जब भी पीएच कम होगा इसका मतलब CO2 ज़्यादा से ज़्यादा आके घुल रही है। तो अधिक CO2 होने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी घटती है। तो CO2 ज़्यादा है, इसलिए CO2 की मात्रा को कम करना है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधा हुआ है तो वो तुरंत टूटने लगता है और जाके उस जगह पर बढ़ने लगता है, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, CO2 की मात्रा उसकी तुलना में कम हो जाए। तो बोहर इफेक्ट ये बताता है कि एसिडिटी बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी घटती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ये हमें याद रखना है। CO2 की मात्रा बढ़ने पर या एसिडिटी बढ़ने पर जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की प्रति एफिनिटी है वो कम हो जाती है, यानी जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है वो टूटने लगती है और हीमोग्लोबिन से अलग होकर वो मुक्त रूप से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल कहाँ से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। जो ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग है वहां पर क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर का श्वसन का कंट्रोल बिंदु है। रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है, सांस की दर कितनी होगी उसको रेगुलेट करता है। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ब्रेन का, ये ब्लड में CO2 अगर बढ़ी तो उससे ही संवेदित हो जाता है और तुरंत ही जो ब्रीदिंग की रेट है उसको बढ़ाने के लिए प्रेरणा भेजता है कि ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और CO2 की मात्रा कम हो। तो रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेशन का कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, अस्थमा किसका डिसऑर्डर है? सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना। सांस की नलियां जब सक्रिय हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो जो है अस्थमा की बीमारी होती है। एयरवेज यानी सांस की नली, इसका डिसऑर्डर है, इसकी बीमारी है। अस्थमा में एयरवेज सूज जाती है, उसमें सूजन हो जाती है और नैरो हो जाती है, यानी सक्रिय हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होती है। COPD में कौन सी कंडीशन शामिल है? तो इसमें इम्फाइसेमा होता है। COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। तो ब्रोंकाइटिस यानी जो ब्रोंकाई है उनमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये जब हमारी इस तरीके से ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आके लेफ्ट लंग्स और बाई लंग्स की तरफ जाने के लिए दो भागों में बढ़ती है, ये होती है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होता है, जलन होती है, सूजन हो जाती है, तो इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। दूसरा, जो लंग्स हैं हमारे, इनमें छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं, इस तरीके से कोष्ठक हैं इनमें, जैसे मधुमक्खी के छत्तों में कूपिकाएं होती हैं उस तरीके से ये है। अब इनमें ये जो गड्ढे हैं इनमें म्यूकस बढ़ जाता है, तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो बाधित होता है, ऑक्सीजन ब्लड के संपर्क तक नहीं पहुंच पाती और उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो इसमें जो है इम्फाइसेमा होता है। इम्फाइसेमा में क्या है कि ऑक्सीजन
हवा के साथ आ रही है लेकिन ब्लड में नहीं पहुंच रही क्योंकि बीच में म्यूकस भर गया है, वो ऑक्सीजन को ब्लड के संपर्क में नहीं जाने देता। परिणाम में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं और उसमें कभी कभी जो एल्वियोलाई हैं वो डैमेज भी होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये है एम्फाइसीमा की कंडीशन, सीओपीडी में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। एल्वियोलाई में इन्फेक्शन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एल्वियोलाई में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो निमोनिया की बीमारी होती है। निमोनिया में एल्वियोलाई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के कारण फ्लूइड से भर जाते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई हैं, जो छोटे छोटे कोष्ठक हैं, उनमें जो म्यूकस भर गया है, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन वहाँ पर बढ़ गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, जो जिसके प्रभाव से उसमें म्यूकस ज़्यादा निकल रहा है। तो म्यूकस अल्टीमेटली बलगम का रूप लेता है। तो अगर एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो रहा है तब निमोनिया होगा। फेफड़े की जो वाल है उसमें संक्रमण हो जाता है तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी का इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो टीबी का बैक्टीरिया है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी वजह से होता है टीबी। धूम्रपान का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या असर होता है? अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, तो उससे जो श्वसन पथ में सीलियाँ हैं वो डिस्ट्रॉय होता है। और सीलिया का काम है जो डस्ट पार्ट खिला रहे हैं या म्यूकस जो बन रहा है उसको अपने मूवमेंट के द्वारा उसको ऊपर की तरफ वो भेजते हैं और वो अल्टीमेटली आके या तो हमारे ग्रास नली में चला जाता है या फिर कफिंग के द्वारा बाहर निकलता है। तो स्मोकिंग से सीलिया डैमेज होते हैं जो म्यूकस और हार्मफुल पार्टिकल को क्लियर करने में मदद करते हैं। तो इनका काम यह है हार्मफुल पार्टिकल को श्वसन पथ से बाहर निकालना, उसको क्लियर करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो उसमें जो है ये अपने जो रेस्पिरेटरी पथ की सीलियां हैं उनको डैमेज करता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है? तो एक्सरसाइज करेंगे तो सांस की दर बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पेशियों से हम मेहनत करते हैं तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए। और जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सांस की दर बढ़ा दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रीदिंग से आए और इस तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, राइट लंग्स में कितने लोग होते हैं? तो राइट लंग्स में 3 लोग होते हैं। राइट लंग्स में 3 लोग, जिसको सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब कहते हैं, जबकि लेफ्ट लंग्स में 2 लोग होते हैं। ये याद रखना है। लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच किसके लिए होता है? तो कार्डियक नोच, कार्डियक मीन्स हार्ट, इसलिए हार्ट के लिए होता है। लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। कार्डियक नोच किसमें होता है? तो इट इज इन लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स में है ये और हार्ट के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन के अंतर्गत हम बाहर से हवा फेफड़ों तक लाते हैं। ये हवा एल्वियोलाई में आती है और एल्वियोलाई से फिर ब्लड में जाती है। तो जो हवा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच गैस एक्सचेंज होता है, यानी CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में भेज दी जाती है और एल्वियोलाई के ऑक्सीजन को ब्लड में डाला जाता है। तो दोनों का आदान प्रदान होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? तो इंटरनल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच गई है, अब ब्लड उसको लेके पूरी बॉडी में घूम रहा है, वहां से वो सेल को देता है। तो ऑक्सीजन ब्लड से सेल में जाती है और बदले में सेल से CO2 ब्लड में आती है। तो यहाँ पर जो बी और सी है वो दोनों है, ऑक्सीजन का ब्लड से सेल में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से ब्लड में
आना, सेल से ब्लड में जाना, यानी दोनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर जो अपना विकल्प डी है ये सही है, बी और सी दो। ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो हमें अपना इस तरीके का प्रश्न करने से पहले सारे विकल्पों को सावधानी से पढ़ना चाहिए, कि हो सकता है उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन हो जो दो विकल्प को शामिल करता हो। अब बोहर इफेक्ट वो एसिडिटी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी को बताता था। हाइड्रेन इफेक्ट क्या है? तो हाइड्रेन इफेक्ट CO2 का ऑक्सीजन बाइंडिंग पर इफेक्ट, यानी कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बना है उस पर CO2 का क्या असर हो रहा है उसको दिखाता है। हाइड्रेन इफेक्ट के अनुसार ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से रिलीज होना CO2 के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। यानी कि देखिए, एक तरफ से ब्लड है अपना, ब्लड वेसल्स हैं और इनमें जो है इधर सेल्स हैं। अब इस ब्लड में ऑक्सीजन आई है, तो ऑक्सीजन चूंकि यहाँ सेल में CO2 बन रही है, CO2 यहाँ पर जाके घुलती है तो इसका pH घटता है, यानी एसिडिक हो जाता है। जैसे pH घटता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होने लगता है और ये निकल निकल के यहाँ आने लगता है। तो यहाँ पर जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त हो जा रहा है वो हीमोग्लोबिन खाली हो गया, और जैसे ही हीमोग्लोबिन खाली होता है वो फटाफट इस CO2 को बांधने लगता है। CO2 कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के मुक्त हुआ वो CO2 से जुड़ता है, यानी ऑक्सीजन मुक्त होने की दर CO2 के ट्रांसपोर्ट को बढ़ाती है। यहाँ हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन वापस आएगा तो ये वापस लौट के लंग्स में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट जो है 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट 2,3 BPG का क्या रोल है? तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करने में मदद करता है। ऑक्सीजन रिलीज फिर वहीं जब ब्लड में ऑक्सीजन गया है, सेल के पास पहुंचा है, अब उसे रिलीज होगा तभी सेल को मिलेगा। तो यहाँ पर जो 2,3 BPG है वो इस प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो 2,3 BPG हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी को कम करता है, जिससे टिश्यू में ऑक्सीजन आसानी से रिलीज हो जाता है। अगर आसानी से रिलीज नहीं होगा तो ब्लड बांधे बांधे फिर आगे बढ़ जाएगा, वापस लंग्स में लौट आएगा, और जो श्वसन का काम है, जो उसका उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सेल्स में ये बाइंडिंग जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति है वो फेफड़ों में मजबूत होनी चाहिए ताकि वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बांधे, लेकिन सेल में पहुँच के ढीला हो जाना चाहिए ताकि वहाँ पर उसे मुक्त कर दे, उसे अनलोड कर दे और स्वयं खाली हो जाए। तो अब यहाँ देखिए, फीटल हीमोग्लोबिन का एडल्ट हीमोग्लोबिन से क्या अंतर है? अब हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, और इसमें जो है जो ये 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 डेल्टा, इस तरीके की जो स्थितियां हैं। तो एडल्ट में ये चारों पॉलीपेप्टाइड अलग तरीके के होते हैं, और फीटल हीमोग्लोबिन जो शिशु होता है उसकी हीमोग्लोबिन की रचना भिन्न होती है। तो फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी अधिक होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो शिशु की हीमोग्लोबिन है वो उसकी ऑक्सीजन पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन F कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन के लिए। ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी, फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अधिक एफिनिटी होती है, जिससे वह मदर ब्लड से ऑक्सीजन ले सकता है। तो जो फीटस है, यानी जो भी प्रेगनेंसी में गर्भावस्था के दौरान माता के पेट के अंदर है, से जो मदर ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है वहाँ से ऑक्सीजन लेगा। तो वहाँ से ऑक्सीजन कब ले पाएगा? जब उसका अपना आकर्षण मदर ब्लड से ज़्यादा हो। तो इस वजह से वो मदर ब्लड से आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि सपोज कीजिए कि अपने पास 2 चुंबक है, ये एक चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है। अब ये पहला चुंबक क्या है? मदर ब्लड है जो ऑक्सीजन को लेके आया है, यहाँ से लोहा बंधा है और इस लोहे को यहाँ पे आना है। तो ये चुंबक पर कब आएगा? जब ये चुंबक इसकी तुलना में, पहले की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो ये उसे तुरंत वहाँ से मुक्त करा लेगा और ये आके यहाँ पर चिपक जाएगा। तो ये स्थितियाँ बनेगी।
28 नंबर क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है। हीमोसाइनिन आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाया जाने वाला पिगमेंट कॉपर बेस्ड होता है और ऑक्सीजनेटेड होने पर ब्लू हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो चमकदार लाल रंग का होता है, जबकि हीमोसाइनिन में जब ऑक्सीजन बनती है तो ये नीले रंग का हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये ब्लड में आरबीसी के अंदर पाया जाता है और ये CO2 और जल की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है उस क्रिया को बड़ा तेज कर देता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट CO2 प्लस H2O इक्वल टू H2CO3 कार्बोनिक एसिड की दर को बहुत बढ़ा देता है। तो बहुत तेजी से जो है जो CO2 है वो आरबीसी के प्लाज्मा में घुलने लगती है, उसमें चली जाती है, उसमें समा जाती है और फिर ये जो बन रहा है कार्बोनिक एसिड ये फिर आयोनाइज होता है H प्लस में HCO3 माइनस में। तो ये HCO3 माइनस के रूप में अब ब्लड इसे लेके आगे बढ़ता है CO2 को। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो मुख्य काम है वो CO2 प्लस H2O की क्रिया को बढ़ाना, इसकी दर को तेज कर देना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लोराइड शिफ्ट क्या है? तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ बन रहे हैं ये कहाँ बन रहे हैं? WBC के अंदर, आरबीसी के अंदर। अब ये आरबीसी जो है और ये H2CO3 ये जो नेगेटिव आयन है ये आरबीसी के अंदर बन रहा है, क्योंकि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज था और उसने जो है इस क्रिया को उत्प्रेरित किया, परिणाम स्वरूप भारी संख्या में H2CO3 बना, यही आयोनाइज हुआ, तो ये दो आयन बने। अब आरबीसी के अंदर से HCO3 वो बाहर आता है प्लाज्मा में, आरबीसी से बाहर निकलता है और बदले में उतने ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जाते हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन पर भी -1 का निगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों का आदान प्रदान होता है और इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड शिफ्ट क्या है? क्लोराइड का आरबीसी से प्लाज्मा में जाना। क्लोराइड शिफ्ट में HCO3 माइनस प्लाज्मा में जाता है और Cl माइनस आरबीसी में आता है, जिससे आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको जो है क्लोराइड का आरबीसी से प्लाज्मा में नहीं बल्कि प्लाज्मा से आरबीसी में जाना, प्लाज्मा से आरबीसी में जाना और बदले में आरबीसी से जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको प्लाज्मा में आना। तो ये है, थोड़ा सा इसको सही कर लें, यानी कि यहाँ पर क्लोराइड का प्लाज्मा से ये जो है यहाँ पर प्लाज्मा होगा और यहाँ पर आरबीसी होगा, गलत हो गया। तो प्लाज्मा से आरबीसी में जाना। नेक्स्ट देखिए, टाइडल वॉल्यूम क्या है? अब फेफड़ों की जो क्षमता है उसके बारे में प्रश्न है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल्ड प्लस एक्सहेल्ड एयर, टाइडल वॉल्यूम मतलब एक सामान्य सांस के दौरान हम जितनी हवा अंदर लेते हैं और जितनी हवा बाहर निकालते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीथ में ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा है और ये कितनी होती है? 500 ml के लगभग होती है। यानी एक सिंपल सांस जब हम ले रहे हैं आराम से, बहुत गहरी नहीं ना बहुत सैलो, बहुत संकरी सांस भी नहीं, नॉर्मल सांस जो हम लेते हैं बिना उस पर ध्यान लगाए, तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम, 500 ml के आसपास होता है। वाइटल कैपेसिटी
ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो वाइटल कैपेसिटी VC बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इतनी चीज़ों का ये IRV, टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV, इन तीनों के योग को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है कि हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, कितनी हवा अंदर ले जा रहे हैं, वो तो सामान्य है। इसके अलावा अगर हम प्रयास करके गहरी सांस खींचें तो नॉर्मल सांस से जो कि 500 ml है, उससे अधिक मात्रा में हवा हम अंदर ले लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एयर है उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अलावा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, यानी सामान्य सांस जो हम निकालते हैं उतना तो निकल रही है, लेकिन हम कोशिश करके जब पूरा, जैसे योगा के दौरान पूरी सांस बाहर निकालते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हवा निकलती है, उसको कहते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व। तो इन तीनों के योग को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी श्वसन संबंधी जो बीमारी है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल का मतलब है कि जो फिर एक बार अगर डैमेज हो गया तो हो गया, फिर से फिर नहीं बन पाएगा। और इसमें होता है अपना COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। और इसमें होता क्या है? तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में एम्फाइसेमा लोगों ने पहले के प्रश्न में देखा था, एल्वियोलाई परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जब मतलब एल्वियोलाई में कफ भर जाता है और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ब्लड में नहीं हो पाता तो बराबर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि बॉडी समझ नहीं पाती, उसको लगता है कि हवा कम आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा को गहरी सांस लेने की कोशिश करती है, प्रेशर पड़ता है और कभी कभी इसमें एल्वियोलाई डैमेज होते हैं, ज़्यादा फूलते हैं, तो उसको एम्फाइसेमा कहते हैं। अगर ये डैमेज हो गया है तो फिर उसका रिपेयर नहीं हो सकता। तो ये जो COPD है वो इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखिए, प्लूरा क्या है? प्लूरा, यह प्लूरा एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर करती है और फ्रिक्शन कम करती है। तो प्लूरा जो है लंग्स जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उनके बीच में थोड़ा सा लिक्विड होता है। तो प्लूरा जो है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, लंग की आउटर लेयर। अब यहाँ पर जो है, जो हमारी लंग्स है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे ये लंग्स है तो इसकी दो परतें होती हैं, एक बाहर की परत और दूसरी ये अंदर की परत। तो ये जो है बाहरी मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है और अंदर की मेम्ब्रेन विसरल मेम्ब्रेन कहलाती है। विसरल मेम्ब्रेन, इनके बीच प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, और जो TB में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये फ्लूइड बढ़ जाता है। ये फ्लूइड बढ़ जाएगा तो लंग्स टाइट हो जाएगा, तो फूलने पिचकने में समस्या होगी, दर्द होगा। तो ये है प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरा एक तरीके की मेम्ब्रेन है जो लंग्स को बाहर से कवर करती है। नेजल कॉन्ची का क्या काम है? नेजल कॉन्ची जो नाक की अस्थियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां जो नाक में होती हैं, इसको इनको नेजल कॉन्ची कहते हैं। और ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इसलिए बनाया गया है ताकि हवा के साथ जो डस्ट पार्टिकल या जो धूल है, कण हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जाए तो वो उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में फंस जाए। तो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। नेजल कॉन्ची जो होता है वो एयर को फिल्टर करने का काम करता है।
ये जो नेजल कॉन्ची है, ये जो अपनी नाक होती है, और यहाँ पर जो ये अस्थियाँ इसकी दीवारों में साइड की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा है। ये इस तरीके से जाके फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको नेजल कॉन्ची कहते हैं, और इसकी वजह से जो हवा जाती है वो यहाँ पर रूम भी होते हैं, तो हवा में उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, वो यहाँ पर फंस जाते हैं और हवा क्लीन होकर आगे बढ़ती है। तो नेजल कॉन्ची का काम है एयर को फिल्टर करना। नेजल कॉन्ची में जो अस्थियाँ हैं, टर्बिनेट, नेजल कैविटी की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एयर को फिल्टर, वार्म और मॉइस्चन करते हैं। तो फिल्टर भी करते हैं, थोड़ा अगर ठंडी है तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाते हैं और उसको नम बनाते हैं अगर हवा ड्राई है तो। एपिग्लॉटिस क्या प्रिवेंट करता है? फूड को एयरवे में जाने से। जो एपिग्लॉटिस है वो भोजन को श्वासनली में जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो swallowing के दौरान लैरिंक्स को कवर करके फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। ट्रेकिया का डिवीजन पॉइंट क्या कहलाता है? तो ट्रेकिया का जो डिवीजन पॉइंट है वो कैराइना कहलाता है। अब ट्रेकिया शुरू में एक नली होती है और जब वो दोनों लंग्स की तरफ बढ़ती है तो ब्रोंकाई का निर्माण करती है। तो यहाँ जो डिवीजन पॉइंट होता है, जहाँ पर ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में बंट रही होती है, उसको कैराइना कहते हैं। कैराइना ट्रेकिया का वो पॉइंट है जहाँ लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। कौन सा स्ट्रक्चर वोकल कार्ड को होल्ड करता है? वोकल कार्ड कहाँ से लगा होता है? तो थायराइड कार्टिलेज से लगा होता है। थायराइड कार्टिलेज को एडम सेपल भी कहा जाता है। लैरिंक्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज है और वोकल कार्ड को सपोर्ट करता है। तो वोकल कार्ड किस कार्टिलेज से लगा है? थायराइड कार्टिलेज से लगा है। इसको एडम सेपल भी कहा जाता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी एल्वियोलाई की जो झिल्ली है वो बहुत पतली होती है ताकि आसानी से हवा उसको पार करके ब्लड तक पहुंच सके। तो ये 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है, इसकी थिकनेस है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एल्वियोलर कैपिलरी बैरियर, एल्वियोलर और ब्लड वेसल्स के बीच का जो बैरियर है एक्सट्रीमली थिन होता है ताकि गैस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। हाइपोक्सिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहेंगे। तो लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। हाइपोक्सिया टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है जिससे सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है। तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन सेल्स को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कौन सा गैस हीमोग्लोबिन के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है? तो इनमें अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये तीनों एक क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से 200 गुना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए जगह ही नहीं मिलती, तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। इम्फाइसेमा में क्या होता है? इम्फाइसेमा एल्वियोलाई का इन्लार्जमेंट होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब हम गहरी सांस लेंगे तो खूब हवा आएगी, फेफड़े ज़्यादा फूलेंगे और जो एल्वियोलाई है उनके कोलैप्स होने का खतरा हो जाता है, तो इसको कहते हैं इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है और वो मर्ज होकर लार्ज इनएफिशिएंट सैक बना देते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर इम्फाइसेमा हुआ, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एल्वियोलाई हैं हमारे लंग्स की दीवारों में, और अगर ये डैमेज हो तो क्या है, ये दोनों एक हो जाएंगे इस तरीके से, या ये पूरा भाग यूँ तरीके से एक एल्वियोलाई हो, अंदर की वॉल सब डैमेज हो गई। इस कंडीशन को कहते हैं बड़ा सा फूल जाए, इम्फाइसेमा।
नेक्स्ट देखिए, कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट ग्रीन होता है? तो इनमें से जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है क्लोरोक्लोरीन। क्लोरोफिल भी हरा होता है, ये भी क्लोरोक्लोरीन जो है वो हरा होता है। और कहाँ पाया जाता है? कुछ मैरीन वर्म में पाया जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड होने पर ग्रीन हो जाता है। तो क्लोरोक्लोरीन वो ग्रीन होता है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर नीला हो जाता है। हीमोग्लोबिन और हीमीरिथ्रिन ये दोनों लाल होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा कीमो में जो कीमो रिसेप्टर होते हैं किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? तो ये CO2 की मात्रा का सेंस करते हैं। ब्लड में CO2 बढ़ती है तो सांस की दर को बढ़ा देते हैं, इसलिए मेडुला ऑब्लांगेटा में जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, pH गिरेगा और फिर वो इसी चेंज को पहचान लेते हैं। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है? तो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोसाइनिन भी होता है, हीमेरिथ्रिन भी होता है, तीनों हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में कुछ में जैसे फिश में हीमोग्लोबिन होता है, लाल रंग का ब्लड होता है उनका। हीमोसाइनिन ऑक्टोपस में होता है, नीले रंग का ब्लड है। हीमेरिथ्रिन कुछ वर्म में पाया जाता है, कुछ एनिलिड वर्म है, तो इनमें होता है। कौन सा फैक्टर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करता है? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बढ़ाता है, जिससे कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। और यहाँ पर जो है ये जो खास चीज़ है जो हमें समझने की है, ये अपना कर्व है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो एस के आकार का होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब यहाँ ये राइट तरफ है और ये लेफ्ट भाग है, तो एफिनिटी बढ़ेगी तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा, तो ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। डिसोसिएशन अधिक होगा, ये राइट तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो भाग है ये मतलब टिश्यू की कंडीशन को दिखाता है और ये लंग्स की कंडीशन को दिखाता है। तो लो टेम्परेचर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बढ़ाता है, जिससे कर्व लेफ्ट शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन रिलीज कम होता है, यानी ऑक्सीजन बंधता जाता है, रिलीज कम होता है। ये कहाँ होता है? फेफड़ों में। नेक्स्ट देखिए, प्राइम पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? तो वैसे तो आर्टरी जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के मामले में ये उल्टा होता है। तो यहाँ पर उल्टा क्या है? जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें होता है। और इसी तरीके से नॉर्मल वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन है तो ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन में, प्राइमरी पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डी, अभी ये पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लाती है, और शरीर में एकमात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी शरीर की सारी आर्टरी यानी धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऐसे ही जो पल्मोनरी वेन है उसमें भी उल्टा है, शरीर की सारी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये याद रखना है। 48, कौन सा स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है? तो इनमें फेरिंग्स जो है मुख गुहा के आगे बढ़ते हैं, पीछे जो आते हैं गले में, और नाक भी यहाँ आके फेरिंग्स में दोनों एक हो जाते हैं, कॉमन पथ है। तो फेरिंग्स जो है दोनों का कॉमन भाग है। फेरिंग्स दोनों सिस्टम के लिए कॉमन पैसेज वे है, यानी रास्ता है, एयर नेजल कैविटी से लैरिंग्स तक और फूड माउथ से ओइसोफेगस तक जाता है। फोर्टी नाइन, किस कंडीशन में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट होगा?
राइट शिफ्ट होगा। तो राइट शिफ्ट कब होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो कब रिलीज होगा, जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो ये एक्सरसाइज में होता है। एक्सरसाइज के दौरान टिश्यू में CO2 टेम्परेचर और एसिडिटी बढ़ती है, जिससे कर्व राइट शिफ्ट हो जाता है ताकि ऑक्सीजन फटाफट रिलीज होके वहाँ पर सप्लाई को पूरा करे। क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम तेजी से हो रहा है एक्सरसाइज में, तो वो कम हो रहा है, इसलिए उसकी मात्रा को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। लास्ट प्रश्न है अपना इस चैप्टर का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या है। तो प्राइमरी रोल गैस का एक्सचेंज करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। तो हार्मोन्स रिलीज करना, इससे कोई संबंध नहीं है। ब्लड फिल्टर करना, ये किडनी करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करना सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जो श्वसन तंत्र है वो केवल गैस को उपलब्ध कराना है, यानी गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसपोर्ट से इसका संबंध है। तो ये जो है अपना जो है हम लोगों ने इसमें जो है जो श्वसन तंत्र के क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने देखा, और अगर इसको ध्यान से रिपीट कर लोगे तो बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी के किसी नए सिस्टम के कुछ प्रश्न लेके हम लोग फिर स्टडी करेंगे। इसमें इतना ही।